वक्त पीडीपी को भी सूट कर रहा था, क्यों, वरना महबूबा जी लोगों को फेस नहीं करने की पोजीशन में थी, वो सजाद लोन साहब को भी सूट कर रहा था और बाकी सब जमातों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सूट कर रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि इनके सबके अपने अपने मसाइल हैं और सब पे लोगों का प्रेशर है कि सब आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, हमें रोड मैप बताओ अचीवमेंट के लिए। कोई रोड मैप है नहीं, इसलिए आप देखेंगे विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज़ें शुरू हो गई हैं। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो जाए। आदाब। जम्मू कश्मीर में डीडीसी के इंतखाबात ख़त्म हो गए हैं। इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद अब डीडीसी के चेयरपर्सन और चेयरमैन बनने का वक्त आ चुका है। महिलाओं के लिए, औरतों के लिए इसमें रिजर्वेशन होगी, वो बात हुकूमत ने अब जाकर करी है जब नतीजे आ चुके हैं। लेकिन इन तमाम बातों पर बात करने से पहले मेरे साथ इस वक्त हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी। अल्ताफ़ साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूँगा कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में लोग दरमांदा हैं जो यहाँ से कश्मीर की तरफ जा रहे थे, और वही नेशनल हाईवे, जिस नेशनल हाईवे पर पिछली तमाम हुकूमतों को नाज रहा है और ढोल बजा बजा कर ये कहा है कि जी हम तो करोड़ों रुपया उस नेशनल हाईवे पर ख़र्च कर गए हैं, आज भी वो नेशनल हाईवे चलने के काबिल नहीं है और हम लोगों को आसमान पर पहुँचाने की बातें कर रहे हैं। बदकिस्मती की बात है, आपने देखा होगा पहले ये नेशनल हाईवे महीने में 2 दिन 3 दिन बंद रहती थी विंटर्स के महीने में। अब तो रूटीन है कि 2-3 दिन से ज़्यादा खुली नहीं रहती है। और इसकी जड़ पे हम अगर जाएं तो इसकी जड़ ये है कि जब इन्होंने कहा कि हम इसको 4 लेनिंग कर देंगे, जो प्लानर्स थे जिन्होंने इसकी प्लानिंग की, जिन्होंने इसका नया जो रोड मैप था वो तैयार किया, शायद उन्होंने किसी दफ्तर में बैठ के इसकी प्लानिंग की, प्रैक्टिकली आके देखा नहीं कि यहाँ का स्ट्रेटा कैसा है, पहाड़ों की पोजीशन कैसे है और क्या ये पहाड़ काटने के बाद रह भी जाएंगे या फिर ये स्लाइड करते रहेंगे। सो आई थिंक देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ द प्लानर्स, जिन्होंने इसकी अलाइनमेंट दे दी है। इस हाईवे को तो बुनियादी तौर इंस्टेड ऑफ कटिंग डाउन द mountains and the hills, they should have brought it down on the river side गार्डर्स पे, और स्टील का ये 4 लेन बन सकता था। दिस कुड हैव बी डन जैसे बिटवीन ऑस्ट्रिया और इटली है। लेकिन हमारे प्लानर्स और फिर ठेकेदारों ने क्या किया, उन्होंने इतना काटा, क्योंकि मिट्टी निकालने के अर्थ कटिंग का पैसा है, उसमें काफ़ी पैसा मिलता है। तो ये दिस इज़ अ नेक्सस बिटवीन द कॉन्ट्रैक्टर्स एंड द authorities who are making. Unfortunately, since it is being done by NHA, National Highway Authority of India, तो शायद उनको लगता है कि CBI की जुरिस्डिक्शन से हम बहुत बाहर हैं, वरना तो ये सब जेल में अभी होने चाहिए थे। अल्ताफ़ साहब, आपसे यहाँ ये समझना चाहूँगा कि जितनी भी हुकूमतें जम्मू कश्मीर में रही हैं, जो आज भी 370 और 35 को वापस लाने की बात कर रहे हैं, और उन्होंने ये कहा अपने उनके सियासी मंशूर में, इंतखाबी मंशूर में भी था डीडीसी में, कि अगर हम वापस आए तो हम 370 वापस ले आएंगे, 35 वापस ले आएंगे। स्पेशल स्टेटस वाली स्टेट, उस स्टेट में क्या आपको नहीं लगता कि एक वाइट पेपर इशू करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों को ये मालूम पड़े कि जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर कितने अरब रुपया अभी तक खर्च हुआ है, और कौन वो जियोलॉजिस्ट थे जिन जियोलॉजिस्टों ने इसका अप्रूवल दिया, और क्या उन लोगों की नज़र में ये नहीं था कि इसके ऊपर ट्रैफिक का फ़्लो जब बढ़ेगा तो ये नेशनल हाईवे उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या आपको नहीं लगता कि यहीं से अकाउंटेबिलिटी की शुरुआत होनी चाहिए, क्योंकि ये तो कश्मीर के लोगों को बिल्कुल आप पूरे मुल्क से काट रहे हैं डिस्पाइट 370-35 एब्रोगेशन। देखिए, ये तो ज़रूर जो आप बात कहते हैं ये तो होना चाहिए, बल्कि ये तो हैरत की बात है कि शायद जम्मू में जो बैठे अथॉरिटीज़ है, दे आर इन डीप स्लम्बर, दे डोंट अंडरस्टैंड। कश्मीर में एक नोशन जो ज़ोर पकड़ रहा है वो ये है कि गवर्नमेंट जानबूझ के इस हाईवे को बंद रख रही है ताकि पीपल इन कश्मीर आर पनिश्ड। आई कॉल थ्रू दिस मीडियम ऑन द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट एंड ऑल्सो द पीपल गवर्निंग फ्रॉम दिल्ली, साहब ये नोशन दिन ब दिन तूल पकड़ रहा है और ऐसा लग रहा है कि हाँ ये शायद सही है कहीं ना कहीं पे, जिस तरह से अब नेशनल हाईवे को 28 दिन बंद ही रखा जाता है। आज आप देखिए, वरना पहले भी रास्ता जब बंद होता था, जम्मू बस स्टैंड में जो कश्मीरी लोग दरमांदा हो गए हैं, या सड़कों पे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं, कारों में लोग, बच्चे हैं, सब हैं, तो किसी ने उनके लिए परवाह नहीं की। आज आप देखिए 7वां दिन है, 8वां दिन है, आज ANY एयरफोर्स को क्यों नहीं लगाया गया है, वहाँ सप्लाई सब्जियाँ क्यों नहीं भेजी गई हैं, किसी को परवाह ही नहीं है।
अच्छा अल्ताफ़ साहब, अब आऊँगा डीडीसी के इंतखाबात की तरफ। इंतखाबात तो ख़त्म हो गए, लेकिन पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लोग ये कह रहे हैं कि आपसे इंतखाबात जीतने नहीं हुआ, अब आप ताकत का इस्तेमाल करके, पुलिस का इस्तेमाल करके किंग्स पार्टी जो है अलग अलग डीडीसीज़ पर काबिज़ होने की कोशिश कर रही है। और जितने भी फ़ोटोग्राफ्स आते हैं जिसमें आप कहते हैं जी फ़लाँ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की, तो इल्ज़ाम ये लगता है जी आईजी कश्मीर पार्टी ज्वाइन करवा रहे हैं, फ़लाँ एसएसपी इसमें शामिल है। आप क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ, हमारे साथ ज्वाइन किसने किया। हमारे साथ आ, हमारे जो अपने डीडीसी हैं उनके अलावा आज तक 3 लोग टोटल ज्वाइन किए हैं, और उनमें से तीनों लोग एक इंडिपेंडेंट थे और 2 मुख्तलिफ पार्टियों से आए हैं। तो हमारे तो अपने ही 19 इंडिपेंडेंट है, जिनमें से ये कुछ लोगों को ले गए हैं। और बाकी आप बताइए कहाँ। हमने शुरू के दिन से, पहले दिन से कहा कि हम पोजीशन में हैं, हो सकता है शोपियान हम लोग बनाएं, और ये हो सकता है कि श्रीनगर में, जहां हमारे 3 और 3 6 लोग हमारे पास ऑलरेडी थे। 3 अपनी टिकट से जीते थे, 3 हमारे इंडिपेंडेंट बैक जीते थे। बाकी मुझे ये बताइए ना, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, और जो आप ज्वाइनिंग्स देख रहे हैं वो तो आम लोगों की ज्वाइनिंग्स है। उसमें क्या है, अगर मुख्तलिफ पार्टियों से लोग आके ज्वाइन करते हैं, वो डीडीसी मेंबर्स तो नहीं है, तो ऐसा तो है नहीं। नंबर 1। नंबर 2, ये इंडिपेंडेंट्स को ज्वाइनिंग का सिलसिला किसने शुरू करा है? ये तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने शुरू करा है। हमारे दफ्तर के सामने से एक मेंबर उठाया गया और उसको जाके ज्वाइन करवाया। तो जो वो करें तो वो ठीक है, जो हम करें तो फिर ये है, ये तो गलत बात वो कहते हैं। डीडीसी इलेक्शंस में जो लोग सामने आए हैं, अब अगर इनकी मेजॉरिटियां हैं तो ये क्यों नहीं बना रहे हैं? अभी तो इनको बनाना चाहिए ना। हम भी देखेंगे कि इन पे तो प्रेशर, मैं आपको बताऊंगा, पीएचडी पे तो प्रेशर, जो स्टेटमेंट्स हम देख रहे हैं, क्योंकि जिन मेंबरों ने जीता है उन पे लोग अब कह रहे हैं उनको कि भैया 35 और 370 अब ले आओ। मैंने ये देखा, इलेक्शन में तो ये रोज़ कहते थे, आज बात ही नहीं है 370-35 वापस लाने की। क्या ये इलेक्शन स्टंट था? जैसे आप कह रहे हैं कि क्या ये इलेक्शन स्टंट था, एक और चीज़ अल्ताफ़ साहब देखने को मिली है, आपकी पार्टी में जिन लोगों ने ज्वाइन करा था वो तमाम लोग पॉलिटिकल हैवी वेट थे, उनमें से कोई भी नौसिखिया सियासतदान नहीं था। मैं रियासी की अगर बात करूं, या मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की अगर बात करूं, या मैं अगर बात करूं कश्मीर की, जिन लोगों ने आपकी पार्टी को ज्वाइन किया था उनकी एक सियासी साख थी और बड़ी मजबूत साख थी। क्या वजह कि वो अपने अपने जो उनके इंतखाबी हलके थे, उन इंतखाबी हलकों में भी आपकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उसके मुताबिक जो है वो ना तो वोट ला पाए और ना ही उनके कैंडिडेट जीते। देखिए, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि साहब कि हम 100% सेटिस्फाइड है जो हमें नतीजे मिले, लेकिन आपको एक चीज़ माननी पड़ेगी कि हम एक नई सियासी पार्टी थे। हमारा जो कैडर डाउन बिलो था, अभी बना नहीं था। नंबर 3, 6 पार्टियां आपके साथ आपके ख़िलाफ़ मिल के एक ही इल्ज़ाम लगाते हैं जो कभी सच नहीं था। गुस्सा लोगों में था, दिल्ली के तई गुस्सा था, बीजेपी के तई गुस्सा था, क्यों 370-35 ये एब्रोगेट हो गया है। अगर मैं कहूँ भी नहीं साहब ये कुछ नहीं है, लेकिन ये हम सब के लिए तो एक ऐसा ज़ख्म है जिसका घाव भरते भरते काफ़ी साल लगेंगे। लोगों ने गुस्सा दिखाया और मैं तो मुबारकबाद ही देता हूँ लोगों को। उन्होंने गुस्सा पत्थर मार के नहीं दिखाया, अपने वोट की ताकत से दिखाया। दिस वॉज अ वोट अगेंस्ट द बीजेपी। आप जहाँ जहाँ देखते हैं, इट वॉज अ वोट अगेंस्ट द एब्रोगेशन ऑफ 370 एंड 35A। अगर हम भी इसमें कहीं आए, लेकिन साथ ही हम ये भी देख रहे हैं कि जिस परसेंटेज से लोगों ने हमें दिया, हम 70 जगह पे तो नंबर 2 आए वैली में। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारी जो सच की बात थी वो भी लोगों ने सुनी। ठीक है, हमारी आवाज़ धीमी होगी क्योंकि वहाँ से 6 लोग इकट्ठे मिलके चीखो पुकार कर रहे थे, ये बी पार्टी है, बी पार्टी है। जबकि आपको मालूम है कि अगर आप दिल्ली में हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म के पास नहीं जाएंगे किसके पास? होम मिनिस्टर के पास नहीं जाएंगे। मसला जो भी है, हमारी पहचान जो छीनी गई है वो तो दिल्ली से ही वापस लानी है। अल्ताफ़ साहब, यहाँ आपसे समझना चाहूँगा कि क्या आप ये मानेंगे नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन की जितनी भी पार्टियाँ उसमें शामिल थीं, वो तमाम पार्टियाँ लोगों के बीच में ये बात बेचने में कामयाब हो गई कि सैयद अल्ताफ़ बुखारी जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हैं, इस चीज़ को बेचने में कामयाब हो गए? मैं नहीं मानूंगा कि वो ये बेचने में कामयाब हो गई, लेकिन एक चीज़ वो बेचने में बिल्कुल कामयाब हो गए कि उन्होंने लोगों को एक एहसास दिलाया, एक कि हम
370 और 35A को वापस लाने के लिए खड़े हैं और जद्दोजहद में हैं। जबकि मेरा आज भी मानना है कि ये धोखा है। खाली 370 35A सुप्रीम कोर्ट के ज़रिए से वापस आ सकता है या पार्लियामेंट के ज़रिए से, नंबर 1। नंबर 2, आपने देखा रिज़ल्ट आए अभी 1 महीना नहीं हुआ, मुख्तलिफ अकाई जो PhD के हैं मुख्तलिफ ज़बानें बोलते हैं, उन्होंने एक दूसरे पे इल्ज़ामात तराशने शुरू किए हैं। और आज एक पेशन गोई आपको करता हूँ, ये जो PhD बना है अल्टीमेटली इसको स्लोगन देना पड़ेगा रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड, क्योंकि दैट इज़ अचीवेबल, दैट इज़ व्हाट वी नीड, दैट इज़ व्हाट वी शुड फाइट फॉर। जैसे आप कह रहे हैं नेशनहुड की बात आप कर रहे हैं, लेकिन अल्ताफ़ साहब एक और चीज़ आपसे ये समझना चाहूँगा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 1996 से लेकर 99 तक एक धड़े के साथ थी। 99 से लेकर 2002 तक वो NDA का हिस्सा थे। उमर अब्दुल्ला भारतीय जनता पार्टी की NDA गवर्नमेंट में बाज़ाब्ता एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर थे। उसके बाद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को अलायंस तोड़ने के लिए लाल कृष्ण आडवाणी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर खुद कहते हैं आप अलायंस तोड़कर चले जाइए गुजरात के फसादात के बाद, लेकिन वो अलायंस तोड़कर नहीं जाते। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि ऐसा क्या है कश्मीर में कि कश्मीर का आम आदमी आज भी ये नहीं समझ पाता कि सियासत के लिए और सिर्फ सियासत के लिए और सियासी रोटियां सेकने के लिए लोग दाएं बाएं करते रहते हैं और वो जिसे चाहे ब्रांड कर दें कि ये फला का एजेंट, ये फला का एजेंट और ये फला का एजेंट, और वो बिक जाता है कश्मीर के लोगों के बीच में। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की एक हिस्ट्री रही है 1931 से। नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा हवारियों और इन्हीं अफवाहों पे ज़िंदा रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी लोगों को सही जानने का मौका नहीं दिया। जब भी वादी में कोई फोर्स उठा जो उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, इस ख़ानदानी राज के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है, तो उनको मुख्तलिफ़ नामों से मुख्तलिफ़ अवकात में उन्होंने बुलाया। आप याद करिए उन्होंने बख्शी साहब को किस नाम से बुलाया, उन्होंने मुफ्ती साहब को किस नाम से बुलाया। अभी आप देखिए जब तक इन्होंने PhD बनाई तब तक वो PDP को दिल्ली की क्रिएशन कहते थे। वो सजाद लोन साहब को कहते थे कि ये तो BJP की क्रिएशन है। लेकिन जिस दिन कोई इनके साथ मिलता है उस दिन वो दूध से धुल जाता है और उसको ये कहते हैं कि अब ये सही हो गया। इनका प्रोपोगंडा बिकता कैसे? कौन लोग हैं जो मददगार साबित होते हैं इस प्रोपोगंडे को पूरे कश्मीर में बेचने में? नहीं, इनका सिस्टम देखिए, इनका एक चीज़ तो आपको यू हैव टू गिव देम द क्रेडिट, दिस इज़ अ मास बेस्ड ऑर्गेनाइजेशनली इनका ही कैडर है। और तो इन्होंने किसी कैडर को पनपने ही नहीं दिया है। क्यों? बाकी जो भी कैडर आया उसको या बताते हैं ये जमात इस्लामी वाले हैं, या बताते हैं हुर्रियत वाले हैं, या पाकिस्तानी एजेंट या हिंदुस्तानी एजेंट। ये तो इनका हमेशा से रहा। लेकिन अल्ताफ़ साहब, नई दिल्ली भी तो बार्गेन उसी के साथ करता है जिसके साथ उनको ये लगता है कि इसकी ताकत है और ये ग्राउंड पर इनकी प्रेजेंस है। और क्या आप ये मानेंगे कि पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के जरिए नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी प्रेजेंस वाजे की है नई दिल्ली के सामने और उनको क्लियर कट ये मैसेज दे दिया है हमारे बगैर आप जम्मू कश्मीर में कुछ नहीं कर सकते। सैयद अल्ताफ़ बुखारी हों, कोई और हों, वो दाएं बाएं हो सकते हैं लेकिन सेंटर में हम हैं। क्या आप इस बात को मानेंगे? नहीं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं आपको बड़ा क्लियरली बताऊँगा कि अगर आप देखेंगे इनका वोट परसेंटेज हैज़ ऑलमोस्ट श्रंक बाई 50%। PDP का तो बिल्कुल 90% वोट परसेंटेज है श्रंक। और आज तक इनकी जो चालबाजियाँ थी शायद लोग पहले कम समझते थे, अब समझने में लोगों को काफ़ी कामयाबी हो गई है। अगर आप एक पार्टी जो मुश्किल से 2 महीने में ही लोगों में थी 5.5% वोट ले लेती है, तो कहीं ना कहीं तो ये टूट क्या रहा है। मानेंगे जितने पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन में जितनी पार्टियां आई थी, जो उनकी चिट्ठी, इमरान रज़ा अंसारी की चिट्ठी की बात करूँ मैं, अब्दुल गनी वकील जो कुछ कह रहे हैं, और जिस तरीके से NIA की रेड्स के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने और पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन के लीडरों ने अलहदगी इख्तियार की है महबूबा मुफ्ती से कि उनसे ना तो मुलाकातें हो रही हैं, ना बातचीत हो रही है, ना पब्लिक में कुछ आ रहा है। क्या आप ये मानेंगे कि बली का बकरा नेशनल कॉन्फ्रेंस ने तमाम को बनाया, वोट ले लिया, दिल्ली के सामने अपनी प्रेजेंस शो कर दी, बात ख़त्म? नहीं, मुझे नहीं लगता है कि ये इतना ही कुछ है। बहुत कुछ इससे पहले भी था और बहुत कुछ इसके बाद भी होगा। ये हर एक अपने आप को एक स्मोक स्क्रीन देना चाहते थे। PhD सबको सूट कर रहा था उस वक्त, PDP को भी सूट कर रहा था। क्यों? वरना महबूबा जी लोगों को फेस नहीं करने की पोजीशन में थी। वो सजाद लोन साहब को भी सूट कर रहा था और बाकी सब जमातों को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को भी सूट कर रहा था। अब आहिस्ता आहिस्ता चूँकि इनके सबके अपने अपने मसाइल हैं और सब पे लोगों का प्रेशर है कि सब
आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या कर रहे हो, हमें रोड मैप बताओ अचीवमेंट के लिए। कोई रोड मैप है नहीं, इसलिए आप देखेंगे विद इन नेशनल कॉन्फ्रेंस आवाज़ें शुरू हो गई हैं। तो ये सब आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज हो जाएंगे। और मैंने आपको जैसे कहा, अल्टीमेटली दे विल हैव टू से PAGD का एक ही रोल होगा कि हम स्टेटहुड के लिए डिमांड करें, और दे विल हैव टू डू इट। और हम तो कहते हैं जिस दिन ये वो डिमांड कहेंगे, हम भी इनको उसमें कहेंगे कि हाँ साहब, हम भी आपकी मदद करेंगे, बिकॉज दैट इज़ ए कोर इशू जो हम कर सकते हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट में मसला है, अल्लाह करे कि सुप्रीम कोर्ट वो हल इसका दे दे, वो डिसीजन दे दे जो लोगों की उमंगों के मुताबिक। AGMUT कैडर कर दिया गया जम्मू कश्मीर का, और AGMUT कैडर पर जब आप नज़र दौड़ाते हैं तो आपको कैडर को देखकर साफ तौर पर ही नज़र आता है कि उसमें से अरुणाचल, मिज़ोरम, गोवा ऑलरेडी कह रहे हैं जी कि हमें मुकम्मल आप कैडर बना दीजिए, हमने AGMUT में नहीं रहना। AGMUT में ऑफिसर्स की ऑलरेडी कमी है। जम्मू कश्मीर के पास कुल 58 IAS ऑफिसर हैं, और उसमें भी अब ये होगा कि 3-3 साल जो है, 3 साल के लिए अफसर यहाँ पर आएगा। क्या ये फैसला सही है? देखिए, मेरे हिसाब से तो ये सही नहीं है। मोर सो कि जब हमारे साथ एक वादा किया गया स्टेटहुड रिस्टोर करेंगे, और आगे लगता है कि इलेक्शन जल्दी होने वाले हैं, तो इसलिए ये फैसला सही नहीं है। लेकिन बहरहाल इस वक्त चूंकि यूटी है तो फैसले सब ऐसे ही हो रहे हैं, एडॉक फैसले हो रहे हैं। हो सकता है दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द एडॉक डिसीजंस। डीलिमिटेशन के बाद इलेक्शन होंगे या आपको लग रहा है उससे पहले ही इलेक्शन हो जाएंगे? हमारी मांग तो ये है कि उसका क्या इंतज़ार करना है। आपने एक इलेक्शन अभी किया है, सक्सेसफुल इलेक्शन हुआ, लोगों ने पार्टिसिपेट किया, विदाउट वायलेंस हुआ। वाई वेट फॉर डीलिमिटेशन? इफ़ दैट इज़ गोइंग टू टेक टाइम, लेट द इलेक्शंस बी हेल्ड। अगर नहीं भी है तो डीलिमिटेशन में कौन सा साल लगेंगे, 1 महीने की बात है, करवाइए कंप्लीट सो दैट इलेक्शंस आर हेल्ड इमीडिएटली। लेकिन डीलिमिटेशन कमीशन जो बनाया गया था, ना उसकी कोई मीटिंग्स हुई हैं, ना ये पता चल रहा है कि कौन मेंबरान है, कहाँ मीटिंग कर रहे हैं, कहाँ रिकॉर्ड जा रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो बिना पब्लिक कंसल्टेशन के, बिना पॉलिटिकल कंसल्टेशन के, बिना लोगों को मिले डीलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट कहाँ से तैयार करेगा? और दूसरा, ये बहुत बड़े पैमाने पर जम्मू रीजन से कुछ पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनकी ये मांग है कि जब 2021 का सेंसस मुकम्मल होता है, उस सेंसस के मुकम्मल होने के बाद आप डीलिमिटेशन करें, उससे पहले ना करें। अब देखिए, मुझे पता नहीं है जम्मू से क्या मांग कर रहे हैं, क्या नहीं मांग कर रहे हैं। अल्टीमेटली डीलिमिटेशन कमीशन तो बन चुका है जी। उसको रिपोर्ट अपनी तो देनी पड़ेगी। और ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर था, इट्स अ पार्ट ऑफ इट के इलेक्शंस उसके बाद ये कराना चाहते हैं। हम तो कहते हैं कि आप इलेक्शंस कराइए, हमें कोई नहीं है। अगले जब पूरे मुल्क में जब 2026 में हो जाएंगे, 2026 में यहाँ की डीलिमिटेशन भी करिए। हमें तो किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल है। लेट पीपल बी अलाउड टू हैव देयर ओन चोजन गवर्नमेंट, सो दैट दीज इश्यूज़ जो आजकल उठ रहे हैं, आप देख रहे हैं फैसले कैसे हो रहे हैं। अभी फैसला हुआ साहब रिजर्वेशन फॉर वुमन। तो मुझे लगता है अगर आप उस पर नज़र दौड़ाएंगे, जहाँ जहाँ बीजेपी बनाने की पोजीशन में है, लगता है बीजेपी डज़ नॉट वांट टू गिव रिप्रेजेंटेशन टू वुमन, क्यों उनमें से तो कोई भी उन्होंने वुमन के लिए रिज़र्व नहीं की। तो ये अगर आप वादी की बात करें तो वादी में आपको बांडीपोरा, गांदरबल और शोपियान रिज़र्व की गई है। तीनों जगह बीजेपी बनाने की पोजीशन में नहीं है। जम्मू में पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ रिज़र्व की गई हैं। तो डू दे वांट टू डू अवे विथ रिजर्वेशन इन बीजेपी? They don't want to give reservation to women, or does BJP think it is not important for them to take women on board? लेकिन अल्ताफ साहब, आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि कोई भी मैच हो या कोई भी दूसरा इम्तिहान हो, उसके कवानीन पहले ही तमाम तय कर लिए जाते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये कानून, जब आपका DDC के इंतखाबात ख़त्म हो गए, उसके बाद आप कानून में तरमीम लाते हैं, क्या आप नहीं मानेंगे कि जो एक पार्टी कह रही है आप उसके मुताबिक कर रहे हैं? और ये भी इल्ज़ाम लग रहा है कि इसमें अपनी पार्टी का भी हाथ है। नहीं, बिल्कुल, मैं अपनी पार्टी की तरफ से वाज़ह करना चाहता हूँ कि हमें कोई मालूम नहीं है कहाँ पे क्या कर रहे हैं। वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। बट आपको लगता है कानून बदला जाना चाहिए? हाँ, नहीं, ये गलत है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है। यहाँ तक कि जब इन्होंने DDC के इलेक्शंस किए, कॉन्स्टिट्यूंसियाँ कैसे बनी किसी को पता नहीं है। डिसएडवांटेज सबको रखा। अब मुझे पता नहीं वेदर बीजेपी वाज ऑन एन एडवांटेज और नॉट। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी कंकरेंस है उसमें। उन्होंने लेफ्टिनेंट गवर्नर से, उनका एक ग्रुप ने मुलाकात की थी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ये बात उनके सामने रखी थी कि हम महिलाओं को रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, औरतों को रिजर्वेशन देने जा रहे हैं DDC के इंतखाबात में। तो उन्हें ये नहीं कहा कि आप इंतखाबात के ख़त्म होने के बाद मत कीजिए।
उन्होंने कहा ठीक है आप कर दीजिए। अगर आपको नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इसमें सहमति भरी है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई और अलायंस कहीं पे बन रहा है जिसकी खबर आपको नहीं? देखिए, मुझे कोई इतला नहीं है ऐसी कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हामी भरी या नहीं भरी। मुझे लगता है कि एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज़ ऑलवेज इन सर्च ऑफ अलायंसेस, और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस से कभी भी ये एक्सपेक्ट किया जा सकता है, वो किसी के साथ भी जाते हैं, उनके लिए उससे ही। आप देख रहे हैं भद्रवाह में वो म्यूनसिपलिटी चला रहे हैं बीजेपी के साथ। ऐसी बात तो है नहीं कि उनके लिए कोई एंथिमा है बीजेपी। वो तो लोगों से जब वोट बटोरने उस वक्त एंथिमा बन जाती है बीजेपी, वरना उसके बाद तो नहीं। ना अगर ऐसा हुआ तो अगर ऐसा हुआ तो जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रोल क्या रहेगा, ये मैं आपसे समझना चाहूँगा कि कल अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी का अलायंस हो जाता है तो आपका रोल क्या रहेगा और आपको कैसा महसूस होगा? क्योंकि यू टुक अ प्लंग एट दैट टाइम जब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी दिल्ली के साथ बात करने को तैयार नहीं थी। आप दिल्ली चले गए, आपने बातचीत की और आपने ये सारा पॉलिटिकल प्रोसेस जो आज शुरू हुआ है उसमें आपका एक कलीदी रोल है। मैं बताऊंगा आपको। पहले तो मैं आई टेक क्रेडिट फॉर रेस्टोरेशन ऑफ अ पॉलिटिकल प्रोसेस इन दिस स्टेट। क्यों हमने खोया था? मैं दिल्ली इसलिए गया क्यों हमने खोया था। जम्मू कश्मीर ने अपनी आइडेंटिटी खोई थी, और ऐसा नहीं है कि मैंने कोई बीजेपी पे एहसान रखा या दिल्ली पे कोई एहसान रखा, बिकॉज आई एम अ सन ऑफ द सॉइल। और अगर हम नहीं ढूंढेंगे, हमारा खो चुका है, हमारी स्टेटहुड, हमारी पहचान खो चुकी है, नंबर एक। नंबर दो, मैंने पहले भी आपके साथ जब बात की और लोगों से भी जब मैं बात करता हूँ, मीडिया से बात करता हूँ, हमारा कोई ऐसा नहीं है दिल्ली के साथ कि नहीं साहब कुड प्रो कि आप कुछ हमें देंगे हम कुछ करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तो वो मांग रहे हैं जो उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस से ऐलान किया। हम तो वो मांग रहे हैं जो हमारे बच्चों के लिए यहाँ था, जॉब्स की रिजर्वेशन। अगर हमने कहा सब जॉब्स और जिसमें हम कामयाब हुए, ये तो हमारे बच्चों की ज़रूरत थी ना, दिल्ली में बच्चों की ज़रूरत है। हमने अगर लैंड की प्रोटेक्शन मांग रहे हैं, डोमिसाइल लॉज ऑन लैंड, एटलीस्ट मैं कहता हूँ 100% मैं सक्सेसफुल नहीं हुआ, 88% की तो हमने बचा दिया। एग्रीकल्चर लैंड कोई नहीं खरीद सकता। आप अगर थोड़ा सा तारीख की तरफ नज़र दौड़ाएं, हालांकि ये तारीख बड़ी मसख है, ऐसी ये बात करनी नहीं चाहिए, मगर तारीख में जब हम देखते हैं कि दिल्ली ने अगर किसी भी जम्मू कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी, खासकर कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी का हाथ थामा तो उसे रिगिंग में मदद की, उसे इलेक्शन जीतने में मदद की, इंश्योर किया कि उनके मन मुताबिक जिस पार्टी के साथ उन्होंने हाथ जोड़ में मिलाया है उस पार्टी की हुकूमत यहाँ पर बने, ये तमाम चीज़ें की। लेकिन डीडीसी के इंतखाबात में ये देखने को मिला कि फोकस 3 चीज़ों पर था कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, किसी किस्म की कोई चोरी नहीं होनी चाहिए, धांधली नहीं होनी चाहिए, और जो भी लोग मैंडेट दें वही पब्लिक वही सामने आना चाहिए। तो देखिए, आपने इस सवाल का खुद ही जवाब दिया, तो इसका मतलब है ये क्लियर है कि अल्ताफ़ बुखारी का कोई ऐसा सौदा नहीं था दिल्ली के साथ। अल्ताफ़ बुखारी वेंट क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाज़ लेके, जम्मू कश्मीर की प्रॉब्लम लेके। अल्ताफ़ बुखारी ने, आप सियासतदान हैं, आप सियासतदान हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, क्या ये तवक्का की जा सकती है एक सियासतदान से कि वो ये कहे कि जनाब मैं एक ऐसा सौदा करूंगा जिस सौदा में मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा? आपको किसने कहा फ़ायदा नहीं है? हमारा फ़ायदा तो इसी में है कि हमें स्टेटहुड वापस मिले। हमारा फ़ायदा इसमें कि हमने बच्चों के लिए जॉब्स 100% रिजर्व करें। लेकिन दिल्ली आपको 4G देकर राज़ी नहीं, दिल्ली आपको डोमिसाइल को लेकर जो चीज़ें आप मांगते हैं वो चीज़ें देने को राज़ी नहीं, लैंड लॉज को लेकर दिल्ली आपकी नहीं सुनता, इंडस्ट्री को लेकर पॉलिसी आती है दिल्ली आपकी नहीं सुनता, तो फिर क्या सुन रहा है दिल्ली? मैं आपको बता दूं, आपको शायद ये आज तक समझ नहीं आई है कि दिल्ली ना, यही तो दिल्ली से शिकायत है कि ना, दिल्ली जो मुल्क के बाकी हिस्सों में नॉर्मल है, यहाँ उसको कंसेशन बना के पेश करना चाहती है। मुझे बताइए, 4G इज़ अवेलेबल टू एवरीबडी इन दिस कंट्री, व्हाई इज़ इट बीइंग मेड टू लुक लाइक अ कंसेशन फॉर जम्मू एंड कश्मीर? इसी तरह आपने जैसे इंडस्ट्रियल पॉलिसी का, आई शुड मेक इट वेरी क्लियर, इन द इंडस्ट्रियल पॉलिसी वी डिड कंट्रीब्यूट, और इतनी अच्छी पॉलिसी कभी नहीं आई है आज तक। जब आप कहते हैं लैंड लॉज की बात, मैं आपको कहता हूँ 5 अगस्त 2019 को जब 35A और 370 ख़त्म हुआ, एनीबडी कुड बाई लैंड हियर। It was because of efforts of अपनी party that we brought a domicile law on lands. At least 88% of the land that is agriculture is 100% saved. Nobody else other than the residents of Jammu and Kashmir can buy it. Then 6% is your commercial forest land. Nobody can buy it. 5% जो इंडस्ट्री के लिए इन्होंने खोला कि आप खरीद सकते हो। हमारी मांग है साहब, ठीक है,
पहले ये लीज होता था, अब आप खरीदने की देते हो। चलो अगर इन्वेस्टर मांगता है दे दो, लेकिन दे शुड नॉट बी बेस्टोड विद द डोमिसाइल राइट्स, कि वो कल को कहें कि हमने ज़मीन खरीदी है तो डोमिसाइल राइट्स। आप देखेंगे मेरी कोशिश जारी रहेगी, पार्टी की कोशिश जारी रहेगी, और कभी भी ये ना सोचिए कि दिल्ली हमें कोई चीज़ मुफ्त में दे रही है, हमें लड़ना पड़ेगा। और मैं आज आपके माध्यम से अपील इन सब पार्टियों को करता हूँ कि प्रैक्टिकल यही है कि हमें सबको मिलना पड़ेगा अपने स्टेट की पहचान वापस लाने के लिए, स्टेटहुड के लिए, और हम एक पॉपुलर गवर्नमेंट वापस लाने के लिए। अगर हम नहीं लड़ेंगे, वक्त चला जाएगा, दिल्ली में किसी को ये पड़ी नहीं है। अगर हम नहीं सोचेंगे फिर कौन सोचेगा हमारे बारे में। अल्ताफ़ साहब, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगा कि जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को लेकर अगर बात की जाए तो एक लोगों के बीच में एक तासुर है कि जो लोकल ऑफिसर्स हैं, हालांकि वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट पोजीशंस पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, डिवीजन लेवल पर हैं, लेकिन सिविल सेक्रेटरीट में बहुत कम ऑफिसर्स नज़र आ रहे हैं। अब AGMUT कैडर बनने के बाद भी IAS ऑफिसर्स कम होंगे। तो इस ज़िम्न में आपकी क्या कोशिशें रहेंगी कि क्या बाकी मुल्क भर में जहाँ रियासतों में या यूनियन टेरिटरीज़ में लोकल ऑफिसर्स को इंपॉर्टेंट पोजीशंस दी जाती हैं, डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाते हैं, उन्हें डिवीजन में इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर रखा जाता है, अभी भी हैं, लेकिन जो पोजीशनें लोगों को लगती हैं जहाँ जहाँ लोगों, क्या आपको नहीं लगता कि उसकी शुरुआत करने की ज़रूरत है? और दूसरा और आखिरी सवाल, सिविल सेक्रेटरीट में आपको आज आम आदमी के नाम पर कोई नज़र नहीं आता। क्या आपको नहीं लगता कि इससे पहले आप इंतखाबात करें, जो गवर्नर की एडवाइजरी काउंसिल है, उस एडवाइजरी काउंसिल में सियासी लोगों को शामिल करना, ताकि सेक्रेटरीट में आम लोगों का फुटफॉल हो और सेक्रेटरीट और आम लोगों के बीच में कनेक्ट पैदा हो? क्या आपको नहीं लगता इसकी अशद ज़रूरत है और ये फ़ौरन करने की चीज़ है? दो सवाल आपने किए। एक कि आप लोकल लेवल्स पे ब्यूरोक्रेसी को कहीं पे नहीं देखते, बिल्कुल सही है। जम्मू खिते के लोग न कश्मीर खिते के लोग किसी इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे हैं, बल्कि एक एक पोजीशन पे 8-8, 9-9 चार्ज एक एक अफसर को दिए गए। वही जो एक कोटेरी सी बनी हुई है उसको एम्पावर किया जा रहा है। द रिज़ल्ट इज़ वो लोगों की कोई खिदमत नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है द LG नीड्स टू टेक अ लुक एट इट अर्जेंटली। और जो अब रिशफल हम सुन रहे हैं, लोकल ऑफिसर्स बहुत कश्मीर बेस से जो हैं और जम्मू से जो, वी वांट टू सी देम एट डिस्ट्रिक्ट लेवल्स, वी वांट टू सी देम एट द प्रोविंशियल लेवल, वी वांट टू सी देम एट द स्टेट लेवल। हर एक जगह हमारी ख्वाहिश भी है और हमारी रिकमेंडेशन भी होगी, और जहाँ जहाँ हमारी चलेगी हम बता भी देंगे। ये ठीक है, ईमानदार होने चाहिए, काबिल होने चाहिए, सब कुछ ज़रूरी है, लेकिन उसके साथ साथ दे शुड प्रेफरेंस हैज़ टू बी गिवन टू लोकल्स। और ये किसी भी रियासत में हो रहा है और हमारे साथ भी होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक एडवाइजरी काउंसिल का ताल्लुक है, क्या आप देखिए इस वक्त भी एडवाइज़र हैं, होना ना होना उनका एक ही बात है। सियासी लोगों से आपको लगता है सिविल सेक्रेटरीट में फुटफॉल बढ़ेगा, कम से कम एक कनेक्ट होगा? देखिए फुटफॉल की बात जहाँ तक, मैं आपको आज कुछ चीज़ें खुल के बताना चाहता हूँ। पंचायती राज 73, 74 अमेंडमेंट अप्लाइड, DDC इलेक्शन भी हो गए। पहले BDC किया, उसका सेक्रेटरी BDO है, वो मानने को तैयार ही नहीं है BDC को। आपका सरपंच है, उसका VLW सेक्रेटरी है, वो उसको मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब ये करने के लिए आप कुछ भी करो, जब तक ना विल है, उसके लिए आपको एक अवामी सरकार चाहिए, हुकूमत चाहिए। अवामी सरकार ही इन एडवाइजरी काउंसिल के हक में नहीं। एडवाइजरी काउंसिल किन की बनाएंगे आप? वही रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट्स की, रिटायर्ड होकर उनको फिर लाओगे। और पॉलिटिकल पार्टीज़ की कौन आएगा? देखिए, मैं तो कम से कम आपको अपनी पार्टी की तरफ से कहता हूँ, हम लोग तो नहीं आएंगे। वाई शुड वी बिकम अ पार्ट ऑफ अ सिंकिंग शिप जो लोगों के लिए कुछ नहीं कर रही? बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे माफ़ कीजिएगा, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के प्रेसिडेंट सैयद अल्ताफ़ बुखारी। आपने साफ तौर पर सुना, एडवाइजरी काउंसिल नहीं, इंतखाबात होने चाहिए। यूनियन टेरिटरी में ही हो, लेकिन इंतखाबात होने चाहिए ताकि लोगों की एक पॉपुलर गवर्नमेंट आए और लोग अपना दुख दर्द उनके साथ शेयर कर सकें। क्या नई दिल्ली इसको सुन रही है? और सैयद अल्ताफ़ बुखारी ने कुछ और तल्ख और साफ बातें की हैं कि उम्मीदें और तवक्काएं बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ऐसा ना हो देर हो जाए।